भारत बना रिफाइंड ईंधन का टॉप सप्लायर देश। रिफाइंड ईंधन आपूर्ति में सऊदी अरब को पछाड़ दिया है। भारत ने यूरोप में तेजी से बनाई है बढ़त। टॉप रिफाइंड ईंधन सप्लायर देशों में शामिल हुआ है भारत। पूर्वी यूरोप में साल भर से भी ज्यादा समय से जारी जंग ने पूरी दुनिया पर असर डाला है। खासकर अर्थव्यवस्था और व्यापार के मामले में नई समीकरण जो है उभर कर सामने आए हैं। ये संकट एक तरफ कई देशों के लिए खाने पीने की चीजों की कमी का कारण बना है, दूसरी ओर कुछ देशों को फायदा भी हुआ है। भारत की ही बात करें तो हम यूरोप के लिए ईंधन के सप्लाई में उभर कर आए। यूरोप के लिए भारत रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। यूरोप ने अप्रैल महीने के दौरान भारत से हर दिन औसतन 3.60 लाख बैरल से ज्यादा रिफाइंड फ्यूल की खरीद की है। यह आंकड़ा सऊदी अरब से की गई औसत खरीद से ज्यादा है। रिफाइंड फ्यूल उन पेट्रोलियम उत्पादों को कहा जाता है जिन्हें कच्चे तेल के परिशोधन के बाद तैयार किया जाता है। रूस यूक्रेन जंग से पहले यूरोप भारतीय रिफाइंड रूस से प्रतिदिन औसतन 1,54,000 बैरल तेल आयात करता था। रूसी तेल पर प्रतिबंध के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 2 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। अगले साल अप्रैल तक यह आंकड़ा 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन पहुंच सकता है। तो भारत यूरोप का सबसे बड़ा ईंधन सप्लायर जो है बन गया है। रूस यूक्रेन की जंग में यह अवसर निकला है और रूस से बढ़ी है भारत की खरीदारी। यूरोप में तेजी से भारत ने बढ़त बनाई है। टॉप रिफाइंड ईरान सप्लायर देशों में शामिल हुआ है भारत। और हमारे साथ हमारे संपादक जुड़ चुके हैं ओम प्रकाश जी, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। ओपीजे, किस तरह से आप देख रहे हैं बड़ी उपलब्धि है जिस तरह से भारत बना यूरोप का सबसे बड़ा ईंधन सप्लायर, किस तरह से इसे देखें और कितनी बड़ी उपलब्धि आप इसे मानते हैं? देखिए, भारत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि उसने सऊदी अरेबिया को ओवरटेक किया है। अभी तक सऊदी अरेबिया जो है यूरोप का सबसे बड़ा सप्लायर था। आप इस पूरे सिस्टम को समझिए कि जब से रूस और यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, यूरोप जो है पहले रशिया से अपने ऑयल को इंपोर्ट करता था, लेकिन जब से अमेरिका ने बैन लगा दिया और यूरोपीय देशों ने रशिया से मंगाना छोड़ दिया, तो भारत इस बीच में भारत और रशिया ने आपस में एग्रीमेंट किया और सब्सिडाइज रेट पे भारत जो है वो रशिया से तेल इंपोर्ट करता है। और हमारी जो कंपनियां हैं, ऑयल रिफाइनरी कंपनी, चाहे वो सरकारी हैं, रिलायंस है या बाकी दूसरी कंपनियां जो ऑयल रिफाइनरी के काम में लगी हैं, वो हमारे जो कच्चा तेल होता है उसको साफ करके पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट करती हैं, गैसेज में बनाती हैं और उसके बाद वो हम यूरोप को सप्लाई करते हैं। तो निश्चित तौर पे भारत जो है एक बहुत बड़ा रिफाइनरी सेंटर के रूप में उभरा है। लेकिन एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे वो 1.5 लाख से हम अभी 3,60,000 पहुंचे हैं, तो ये हम जो रिफाइंड ऑयल है वो है, लेकिन हमारी जो निर्भरता है, हम जो हमारी निर्भरता है, हमको जितना इंपोर्ट करना पड़ता, हमारी जो घरेलू खपत है वो कम नहीं हुई है, वो भी बढ़ रही है। तो एक तरफ हम रशिया से या फिर मिडिल ईस्ट के देशों से तेल इंपोर्ट करते हैं, अपना कंजम्पशन भी करते हैं। हमारा सबसे बड़ा जो फॉरेन रिजर्व जो है वो इसी पे खर्च होता है। हम अपने तेल इंपोर्ट पे ही सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। लेकिन ये इस बीच में ये खास बात ये है कि हम बड़े एक्सपोर्टर भी बन रहे हैं, हम ऑयल रिफाइन करके एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इससे हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो उसको बचाने में बहुत मदद मिल रही है। सिर्फ रशिया पिछले 2 साल की बात करें तो करीब करीब $7 बिलियन रुपया जो है हम लोगों ने बचाया है। $7 बिलियन की रकम जो है हमने बचाई है। तो ये बहुत बड़ा जो है, ये कह सकते हैं बहुत बड़ा हमारा जो फॉरेन रिजर्व रेशियो है या हमारा फॉरेन रिजर्व जो भंडार है, उसमें हमने इतना बचाने में हम सफल हुए। तो निश्चित तौर पर भारत, रूस और यूरोप के बीच में जो ये कॉम्बिनेशन, एक तरफ से यूरोप और अमेरिका या बाकी दूसरे देशों ने बैन लगा रखा है रशिया पे, और ये हमारे लिए कहिए कि हमारे भारत के लिए किस्मत का दरवाजा उसने खोल दिया। हम सब्सिडाइज रेट पे रशिया से हमारा एग्रीमेंट है, हम रूबल और रुपीज में ट्रांजेक्शन करते हैं और यूरोप को बेचते हैं तो डॉलर में हम बेचते हैं। तो निश्चित यहाँ पे भी हम बहुत बड़ी बचत कर रहे हैं। तो ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के एक्सपोर्टर के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि भारत ऑयल रिफाइनरी के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। और यहाँ की जो हमारी रिफाइनरी, चाहे वो रिलायंस का हो, चाहे इंडियन ऑयल का है, चाहे बाकी दूसरी जो रिफाइंड कंपनियां हैं,
वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वो हम जो इसी वजह से हम यूरोप को जो है उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो ऊर्जा जरूरतें हैं उसको पूरी कर रहे हैं, और वो भारत में बहुत बड़ा एक्सपोर्टर। ठीक है ओपीजी, हमारे साथ ना अर्थशास्त्री आकाश जिंदल साहब भी जुड़े हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं। आकाश जिंदल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं, भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है, रूस से बढ़ी है भारत की खरीदारी, और अब अगर हम देखेंगे तो ऑयल एक्सपोर्ट भी कर रहा है, या फिर यूं कहें कि यूरोप का सबसे बड़ा ईंधन सप्लायर भारत बन रहा है। किस तरह से आप इसे देख रहे हैं और कितनी बड़ी उपलब्धि आप इसे मानते हैं? चूंकि आप एक अर्थशास्त्री हैं तो बेहतर तरीके से समझा पाएंगे दर्शकों को। जी धन्यवाद। देखिए ओपी साहब ने कई चीजें बहुत अच्छे से रखी हैं, उसके साथ जो मैं चीजें ऐड करना चाहूंगा, सबसे बड़ी चीज है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन मतलब क्या है? हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद रिफाइंड जो क्रूड है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोप को। तो इसके बीच का जो वैल्यू एडिशन है, यानी जो रिफाइनिंग की कमाई है, वो हिंदुस्तान को क्लियरली मिल रही है। सबसे पहले तो हमारी उपलब्धि ये है। दूसरी आप उपलब्धि देखें, रशिया से काफी हद तक जो हमने बाइंग की है वो रुपी टर्म्स में की है। तो हमारा जो है फॉरेक्स जो है, जहां तक हमारी फॉरेक्स सिचुएशन है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमने उनको पे किया है ज्यादा कंपोनेंट रुपी में, और यूरोप से हमें आएगी फॉरेक्स यानी जनरली यूएस डॉलर में पेमेंट। तो कहीं ना कहीं हमारे फॉरेक्स के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। तीसरा मैं कहूंगा, ये हिंदुस्तान की ग्लोबल डिप्लोमेसी की जीत है। बिजनेस के साथ साथ इकोनॉमिक्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स के बियॉन्ड ये ग्लोबल डिप्लोमेसी की जीत है कि आज हमारी सरकार ने इतने बढ़िया ग्लोबल डिप्लोमेसी की हुई है कि हम रशिया के साथ भी अच्छे संबंध रख के बैठे हुए हैं, यूरोप के साथ भी, यूएस के साथ। यूरोप, आप देखिए, अगर आप यूरोप के एंगल से एनालाइज करें तो उन्होंने अपने लिए क्या कांटे बीज रखे हैं। जो क्रूड वो रशिया से इंपोर्ट कर सकते थे, जिससे उनकी फ्रेट कॉस्ट भी कम पड़ती, वो क्रूड क्या है, वो अब हिंदुस्तान आ रहा है। पहले हिंदुस्तान रिफाइन करके उनको भेज रहा है, यूरोप के पास अपनी रिफाइनरीज भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबल डिप्लोमेसी की जीत है। नरेंद्र मोदी सरकार को मैं इसमें बधाई दूंगा कि हमारी सरकार ने और नरेंद्र मोदी साहब एक ग्लोबल लीडर के ऊपर उभरे हैं कि सभी देशों से हमने अच्छे संबंध रखे हुए हैं, और इस अच्छे संबंधों का फायदा हुआ कि रशिया यूक्रेन वॉर का जहां दुनिया भर को नुकसान हुआ है, दुनिया में आज भी उसकी वजह से स्लो डाउन है, लेकिन हिंदुस्तान को इस चीज में फायदा हो रहा है कि हमने रशिया और यूरोप दोनों से अच्छे संबंध रखे हुए हैं। जहां तक हिंदुस्तान की रिफाइनिंग कैपेसिटी है, हिंदुस्तान की रिफाइनिंग कैपेसिटी वर्ल्ड क्लास है, और अब रिफाइनिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग, हिंदुस्तान सब चीजों में बढ़ता जा रहा है। आपको आगे की बात बताऊं, मैन्युफैक्चरिंग में भी अब जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ आया है, उसके तहत यूरोप को काफी एक्सपोर्ट्स आगे चल के होने की संभावना है। चाहे मोबाइल एक्सपोर्ट्स हो, चाहे व्हीकल एक्सपोर्ट्स हो, तो यूरोप को काफी एक्सपोर्ट्स हम करने वाले हैं, क्योंकि यूरोप की इकोनॉमी अब क्लियरली स्लो डाउन का शिकार है। अब आप देखें, पिछले 3 साल से हिंदुस्तान का लेवल ऑफ ग्रोथ देखें, यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है? जर्मनी। उनका ग्रोथ देखें आप, हिंदुस्तान ने 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में 8.2% की जीडीपी ग्रोथ दी है, जो कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट है। वी हैव ग्रोन फास्टर देन यूएस, चाइना, जर्मनी एंड जापान। अब आप जर्मनी पे आ जाइए, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो वहां जीडीपी ग्रोथ क्या रही है? 2023 के क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ उनकी रही है। तो ऐसे में यूरोप का हिंदुस्तान के साथ अलायंस करना एक स्वाभाविक चीज है, क्योंकि हिंदुस्तान ग्रो कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग में भी, जीडीपी ग्रोथ में भी, और हिंदुस्तान का बिजनेस और ग्लोबल इकोनॉमिक्स में वर्चस्व, रेलिवेंस कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। तो आज हिंदुस्तान के साथ टाई अप्स ज्यादातर कंट्रीज की इकोनॉमीज कर रही हैं। और एक चीज और आपके चैनल पर बताना चाहता हूं, अक्सर बात होती है कि हम 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, उसकी तरफ तो हम बढ़ ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज और बता दूं, कुछ ही महीनों में शायद हम 4th बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाए, क्योंकि अभी जो नंबर 3 और नंबर 4 इकोनॉमीज हैं, जर्मनी अब जापान से आगे पहुंच गई है, वो दोनों ही लड़खड़ाई हुई है। तो हिंदुस्तान 4th बिगेस्ट इकोनॉमी बहुत जल्दी बनने की संभावना रखता है, और आने वाले 2 साल में हम 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी। तो मैं ये किसी गुरूर या घमंड में नहीं कह रहा हूं, ये एक सच्चाई है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी आज ग्रोथ कर रही है और दुनिया भर से अलायंसेस हो रहे हैं। तो एक रियलिटी है जो दुनिया की बाकी इकोनॉमीज को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है आकाश जी, गौरवान्वित करने वाली बात है, अगर गुरूर उसमें महसूस होता है तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। बहरहाल ओपीजी में हमारे साथ लगातार बने हुए। ओपीजी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि सऊदी अरब से भी आगे भारत निकल गया, तो अपनी खुद की जरूरतें हम किस स्तर तक पूरी कर पा रहे, क्योंकि भारत में भी जाहिर तौर पर इसकी बहुत बड़ी, अगर हम देखें, जरूरत है, और लगातार हम बाहर से भी जो है इम्पोर्ट करते हैं।
देखिए, हमारी सबसे बड़ी जो अभी फॉरेन, जैसे सर ने बता रहे थे कि जो हम इंपोर्ट करते हैं